हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, सीमा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, जो कि मोदी सरकार का ये लास्ट फुल बजट होगा। इसके बाद में जो बजट पेश किया जाएगा वो अंतिम बजट होगा। चलो देखते हैं बजट के बारे में। बजट क्या होता है? बजट ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है और कहीं पे रूम रेंट से ले रहा है और अपना बजट बनाता है कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ से पैसे जाएंगे, तो सरकार भी इस तरीके से अपना बजट बनाती है। बजट में क्या होता है कि सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर किस प्रकार से होंगे, सरकार के पास में कहाँ से आय प्राप्त होगी और सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है, उसके बारे में जानकारी होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने पास कहाँ से आय आती है और वो आय अपने उसके एक्सपेंसेस कहाँ पे करेंगे। जैसे अपने घर वाले अपने को पैसे भेजेंगे तो उन पैसों से अपने क्या करेंगे, अपनी क्लासेस की फ़ीस देंगे, ठीक है, अपने ट्यूशन्स की फ़ीस देंगे, अपने को कुछ बुक्स खरीदना होगी तो उसके लिए अपने एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये अपना एक बजट मेंटेन करते हैं। कभी कभी बजट अपना बिगड़ भी जाता है, तो सरकार का भी ऐसा होता है कि सरकार का भी बजट बिगड़ जाता है, उसे घाटे का बजट कहा जाता है। तो बजट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो इसके हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं उन फैक्ट के साथ साथ में आगे का जो बजट होगा उस बजट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वाले सेशन में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बजट क्या होता है और इसका हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड रहा है और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वन लाइनर से भी और डिटेल में जाकर भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बता दें आपको कि जो दुनिया का सबसे पहला बजट जो पेश किया गया था प्रोफेसर फिलिप के द्वारा पेश किया गया था, जो कि ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा वर्ल्ड में फर्स्ट बार बजट को पेश किया गया था। जब उनके द्वारा बजट को पेश किया जा रहा था तो उनका जो बजट पेश किया गया था वो एक चमड़े के थैले में पेश किया गया था। वहीं से इस शब्द का निर्माण हुआ है बजट। हालांकि भारतीय संविधान में इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बजट शब्द का प्रावधान नहीं है। बजट के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 जो बोलता है वह कहता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोलता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा करता है। तो ये बता दें आपको कि भारतीय संविधान में कहीं से कहीं तक भी कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 जो बोलता है वह कहता है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। इससे पहले जो बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। उसके बाद में मोदी सरकार के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया और अभी वर्तमान में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। ठीक है, बहुत सारे बजट में जो वर्तमान बजट में जो पेश किए गए हैं उनके जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को बाद में देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपने बजट का हिस्टोरिकल पीरियड देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि जो पहला बजट विश्व में पेश किया गया था प्रोफेसर फिलिप के द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटेन में किया गया था, और उन्होंने चमड़े का थैला खोला था और वहाँ की जो पूरी संसद में लोग बैठे थे, जो सदस्य बैठे थे, उनको हंसी उड़ाई थी और उनको बोला गया था ओपन द बजट, यानी चमड़े का थैला खुला। इसी प्रकार से बजट को सुनाने की, बजट को पेश करने की जो प्रणाली है वो शुरुआत होती है। भारत के पहले बजट की बात करें वहीं पे तो 18 फरवरी 1860 के दौरान प्रोफेसर जेम्स विल्सन जी के द्वारा क्या किया गया था, भारत का पहला बजट पेश किया गया था। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट जो होता है भारत का, स्वतंत्र भारत का, ये जो 1860 में बजट पेश किया गया था ये इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट नहीं था। ये जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस अंग्रेजों की गुलामी के समय पर बजट पेश किया गया बजट था। उसके बाद में बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले बजट की अगर अपने बात करें तो आर.के. षणमुगम शेट्टी जी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आर.के. षणमुगम शेट्टी। यह भी बता दूं दोस्तों कि ये वाला बजट भी फुल्ली बजट नहीं था, ये भी नवंबर माह में पेश किया गया था और ये मात्र 7.5 माह का बजट था। उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट इंडिया के बजट के बारे में बात करें। उसके बाद में कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गणतंत्र भारत, यानी जब भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया उसके बाद में जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट रिपब्लिक बजट ऑफ इंडिया जो पेश किया गया था वो जॉन मथाई जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगर बात करें तो बजट से कुछ अलग अलग फैक्चुअली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
ऐसा पूछा जाता है कि बजट पेश किया जाता है वो सबसे ज़्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो मोरारजी देसाई जो थे, जो बहुत समय तक एक लंबे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया गया था। उन्होंने लगभग 10 बार बजट पेश किया है और 6 बार जो बजट उन्होंने पेश किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर किया है, 4 बार उन्होंने जो बजट पेश किया है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किया है। सेकेंड सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो पी चिदम्बरम जी के पास में है, उन्होंने 9 बार बजट को पेश किया है। ठीक, उसके अलावा अपने ये भी देख सकते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर रहने के बाद में कौन कौन व्यक्ति जो है पीएम बने हैं, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों के द्वारा जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके बाद में वो क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, उसके अलावा एज अ प्राइम मिनिस्टर कितने लोगों ने बजट पेश किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो गांधी परिवार देखने को मिल रहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी मिल रहे हैं, राजीव गांधी मिल रहे हैं और इंदिरा गांधी, ये तीनों ने एज अ प्राइम मिनिस्टर की तौर पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो थे ही सही, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्रालय का भार भी अपने हाथों में ले रखा था, इसलिए उन्होंने बजट भी पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। उसके अलावा सिन्हा फॉर्मूला, दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह भी है यहाँ पे देखने लायक कि जो बजट है, पहले जो बजट पेश किया जाता था वो बजट शाम के समय पेश किया जाता था। सन 2000 की बात है जिसमें सिन्हा जो हमारे थे, सिन्हा जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिन्हा जी, इन जसवंत सिन्हा जी के द्वारा एक सिन्हा फार्मूला दिया गया और सिन्हा फार्मूला के तहत क्या किया गया, जो बजट को शाम की जगह सुबह पेश किए जाने की क्या की गई, घोषणा की गई। उससे पहले बजट से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो रेल बजट और आम बजट को कब मर्ज कर दिया गया था और रेल बजट और आम बजट को कब से अलग अलग किया गया। तो रेल बजट और आम बजट को मर्ज करने का जो काम किया गया था वो एक वर्थ कमेटी की अनुशंसा पर, एक वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। इसी एक वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन 1924 में आती है और 1924 की इनकी रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों बजटों को एक साथ सुनाने, अलग अलग सुनाने की घोषणा की जाती है। मतलब एक थे तो इनको अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद में अगर अपने देखें सन 2016 में ऐसा होता है कि इस बजट को वापस से क्या क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। और 2017 के बाद 2017 का जो बजट पेश किया गया था उस 2017 के बजट में वापस फिर से रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया जाता है और फिर से ये एक साथ सुनाए जाने की जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, विवेक देवराय कमेटी जी की अनुशंसा के आधार पर इस बजट को फिर से मर्ज किया गया था। ठीक है, बजट जो किया जाता है वो बजट को तैयार करने का श्रेय वित्त मंत्रालय को जाता है और वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट को पेश किया जाता है। अब बजट में आपको दो बात ध्यान रखने होगी कि एक तो आय कहाँ से होने वाली है और एक अपना व्यय कहाँ पे होने वाला, मतलब एक इनकम कैसे होगी और एक एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, इन दो बातों को उसमें ध्यान में रखा जाता है। एक होता है आपका इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। अब इस इनकम में भी दो तरह के इनकम होते हैं, एक तो होती है रेवेन्यू इनकम और एक होती है रेवेन्यू इनकम और इसी में होता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से एक कैपिटल इनकम होती है यानी पूंजीगत आय होती है और इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय भी होते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो राजस्व आय जिस प्रकार से अपनी आय होती है और उसके बदले में अपने को कुछ भी नहीं देना पड़ती है तो उसको समझ लो वो राजस्व आय। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे अपने को किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है और अपने पास में अच्छा खासा मोबाइल है, उस मोबाइल को अपने ने बेच दिया और उसको बेचने के बाद में जो अपने को इनकम प्राप्त हो रही है उसको बोल दिया अपने ने कैपिटल रिसिप्ट। दो तरीके से बात होती है। तो कैपिटल एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को अपने समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के बजट में यही होता है कि एक तरीके से आय होगी और एक तरीके से व्यय होगा। तो राजस्व प्राप्ति से अपने क्या समझते हैं, तो राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिससे सरकार में किसी भी प्रकार की लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है, मतलब सरकार की किसी भी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं होती है, उसको बोलते हैं अपने रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि सरकार को किसी भी प्रकार की 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है और उसके बदले में सरकार को पूरी तरीके से आय प्राप्त हो रही है, उसे बोल दिया गया है यहाँ पर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी खर्चा कुछ भी नहीं करना है और सरकार को आय प्राप्त होती है। तो ऐसी आय सरकार को कहाँ से प्राप्त होगी, तो सरकार को ऐसी आय जो प्राप्त होती है वो आय प्राप्त होती है सरकार को टैक्स कलेक्शन से। टैक्स कलेक्शन में 2 प्रकार के टैक्स कलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्ट अपने जाके जमा कर रहे हैं वो टैक्स हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स उस प्रकार का टैक्स हो जाएगा जिसको अपने को जमा नहीं करना पड़ रहा है लेकिन लिया अपने से ही जा रहा है। जैसे एक माचिस खरीदते हैं अपने, तो माचिस पे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप भरने नहीं जा रहे, लेकिन वो उसकी जो एमआरपी होगी उस एमआरपी के अंदर इंक्लूड है। उसकी एक तो रॉ मटेरियल की वैल्यू प्लस उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है और उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। तो वो टैक्स कंपनी से लेती है सरकार, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में जो अपने इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे अभी स्लैब में जो चेंज हुआ है, जैसे 3 लाख से 6 लाख की जो स्लैब है उसमें आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है, ये डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ जाता है। तो सरकार को 2 तरीके से इनकम प्राप्त होती है। एक होती है उसको राजस्व प्राप्तियाँ, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करना है। हालांकि उसको कलेक्शन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ते हैं, वो लीगल हो जाते हैं, लेकिन सरकार को इस एवज में किसी भी प्रकार के कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ते हैं। इस एक्सपेंडिचर में सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। एक होता है राजस्व खर्च। अब राजस्व खर्च में क्या होगा, सरकार को अननेसेसरी मतलब नेसेसरी है वो सरकार को खर्च करना ही पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खर्च करना पड़ेगा, उसके एवज में सरकार को कुछ भी नहीं मिलता है, फैसिलिटीज मिलती है। जैसे पुलिस पे सरकार कुछ खर्च कर रही है तो राजस्व खर्च है, तो राजस्व का उस खर्च के तुलना में सरकार को कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि जनता की सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रही है सरकार, या पुलिस जैसे सेना के ऊपर जो खर्चा कर रही है, तो सेना के ऊपर खर्चा करने पे भी सरकार को कुछ नहीं मिलता। हालांकि उससे देश की रक्षा जरूर होती है, लेकिन उसके एवज में सरकार को कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसको खर्च करने पे सरकार को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश को, जनता को और सरकार को बहुत सारा फायदा हो सकता है। वो होते हैं आपके राजस्व खर्च। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको अपने समझ चुके हैं, जिसमें सरकार को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ता है। एक मैंने बताया आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें सरकार को खर्च करना है लेकिन सरकार को बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद में आ जाएगा आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया राजस्व आय के बारे में और राजस्व व्यय के बारे में बताया। अब अपने समझने की कोशिश करेंगे जो सरकार के राजस्व पूंजीगत व्यय होते हैं और पूंजीगत आय किस प्रकार की होती है। तो पूंजीगत कुल मिला के आपके पास में आपने किसी भी प्रकार की पूंजी बनाई, उसको पूंजी कहते हैं। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा तो वो आपके पास में पूंजी, जैसे आपने कोई घर खरीदा तो वो आपके पास में पूंजी, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी तो वो आपके पास में पूंजी। मान लो आपके पास में किसी मंथ में आपका बजट बिगड़ जाता है और उस बजट को आपको सही सेटलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। मान लो आपके पास में 10,000 की इनकम है और इस महीने में आपको 15,000 खर्च करना है, और आपके पास में क्या है, एक्स्ट्रा पैसे इनकम आने का सोर्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास में जो भी चीज़ पड़ी है उसको बेचने की कोशिश करें और उससे आप इनकम को एडजस्ट करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है, जब सरकार को ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो उस दौरान सरकार क्या करती है, कुछ अपनी पूंजी को बेचने की कोशिश करती है, कुछ अपने जो संपत्तियां होती है, कुछ असेट्स होते हैं, उन असेट्स को बेचने की कोशिश करती है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार LIC के लिए IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने IRCTC बनाया, उसको क्या कर दिया, उसको लिस्टेड कर दिया और उसकी हिस्सेदारी बेच दी। तो इसी प्रकार से सरकार क्या करती है, बहुत सारे बैंकों को सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार बढ़ना चाह रही है। सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया को बेच दिया। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा बेच दी गई और सरकार क्या कर रही है, उससे इनकम प्राप्त कर रही है। तो जब सरकार क्या करती है, उसके पास में पैसे की कमी आ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी संपत्तियों को, अपने असेट्स को बेचकर जो इनकम प्राप्त करती है उसको कहते हैं अपने को कैपिटल इनकम कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, पूंजीगत आय कहा जाता है। अब इस पूंजीगत आय में सरकार को नुकसान क्या होता है, तो सरकार में इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सरकार की संपत्तियों में कमी आ रही है दिन प्रतिदिन। इस प्रकार सरकार संपत्तियां बेचती जाएगी तो सरकार के पास में कुछ भी नहीं बचेगा एक दिन आने वाले समय पे। ठीक है, तो सरकार की जितनी भी संपत्तियां हैं उसको बेचकर इसमें क्या होता है, सरकार आय प्राप्त करती है। तो इसमें सरकार की संपत्तियों में कमी आती है और दायित्वों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में पूंजीगत खर्च क्या होता है, तो पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ हो जाएगा सरकार के द्वारा संपत्तियों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट बैंकों का भी क्या कर दिया है, नेशनलाइजेशन कर दिया है। जैसे आपने 1969 में और 1980 के दौर में देखा था कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा बड़ी मात्रा में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बैंकों का जो किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था।
तो सरकार के द्वारा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या कर दिया जाता है, जो देश को प्रभावित करने वाली हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली हो जाती है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। मतलब किसी कंपनी की अगर 100% हिस्सेदारी है तो सरकार उसकी 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लेती है, यानी 50% से ज़्यादा जब हिस्सेदारी खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण करना कहा जाता है। तो इसमें जब पूंजीगत खर्च करती है सरकार, तो पूंजीगत खर्च के दौरान सरकार क्या करती है, अपनी संपत्तियों को बढ़ाती है, यानी क्या करती है, सरकार अपने दायित्वों को कम कर रही है और अपनी संपत्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये क्यों कर रही है, ये पब्लिक जो आम जनता है, ये आम जनता की सहूलियत हो सके, इसमें क्या करती है, ये सरकार प्लांट और नॉन प्लांट तरीके से क्या खर्च करती है। जैसे डैम बना दिया तो क्या कर दिया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, उससे बिजली बना ली तो बिजली बांट दी सरकार ने। IIT IIM बना दिए, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकाल रहे हैं, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट्स के छात्र निकाल रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस का स्थापना कर दी है ताकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। ठीक है, राज्यों को अगर किसी प्रकार के ऋण की कमी हो रही है तो राज्यों को ऋण दे रही है। तो इस प्रकार से क्या करती है सरकार, पूंजीगत खर्च करती है। सरकार के लिए पूंजीगत खर्च अच्छा होता है, सरकार की संपत्तियों की बढ़ोतरी होती है और दायित्वों में कमी आती है। उसी प्रकार से सरकार की जो पूंजीगत आय होती है वो सरकार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि सरकार की उसमें आय में सरकार की संपत्तियों में उसमें कमी होती है और दायित्वों में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो बजट होता है, उस बजट के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।